जातिवाद की समस्या है या संप्रदायवाद की समस्या है, भारत जिससे प्रभावित है, और भारत क्या देखा जाए पूरा विश्व ही उससे प्रभावित है। तो इनको देखने का नज़रिया हमको एक बार अपने सिस्टम में रिफॉर्म करना होगा। यूँ तो इन पर काम करने के लिए बहुत लोग आए, अपना विचार और चिंतन देने वाले तमाम चिंतक गुरु आए और गए, लेकिन चल सब अभी वैसे का वैसा ही रहा है। तो कहीं ऐसी बात ज़रूर है कि जो इंसान की कहीं बहुत गहराई में है, जो सुधरना ही नहीं चाहती है, उसको जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक इन समस्याओं पर कोई आमूलचूल परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। अगर कोई कहेगा कि पॉलिटिशियन उसका लाभ उठाते हैं तो वो भी उठाएंगे। ये सब तो एक व्हील है, जैसी परिस्थितियां बनती हैं वैसा ही आचरण, लोग और सिस्टम सब बनने लगता है। जंगल में भी आप जाएं तो नेचुरल फॉर्म में भी आपको सब कुछ दिखेगा, चालाकी, छल, मौके का फ़ायदा, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं, शिकार भी हो रहा है तो भी मौके का फ़ायदा है। कभी शिकार किसी का छूट गया तो उसमें छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं, जिसको आप शिकार करके जानते हैं। वो इसीलिए मशहूर है कि जब शेर शिकार करके इधर उधर हो तो उस शिकार को वो हड़प ले जाए, उठा ले जाए या उसका उपयोग कर ले। तो इसीलिए शिकार को बड़ा चालाक माना जाता रहा है कि वो घात में है, इतना ताकतवर नहीं है कि वो शिकार कर सके, खाना है उसको तो वो घात में है। शेर है, शिकार कर सकता है, ताकत वाला है, और हो सकता है इतना चालाक ना हो। तो सबको नेचर ने भी अपने अपने गुण दिए हैं और प्रकृति में भी सब उसी ढंग से चल रहा है। अपनी सुरक्षा का आयोजन, बचाव और गुटबाजी भी। आप बंदरों के किसी समूह में चले जाएं, देखें आप, एनजीसी, डिस्कवरी, बीबीसी जो भी एनिमल वाला सब दिखाते हैं उनको कुछ दिन देखिए गौर से, आपको तमामों चीज़ें दिखाई देंगी और आपको यही दिखाई देगा कि लाइफ जो है ये टोटली मीनिंगलेस और पर्पसलेस है एंड इट इज़ सिंपली हैपनिंग। तो कोई ह्यू एंड क्राई नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब ऐसा ही है। कोई किसी को खा जा रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, किसी चिड़िया ने कहीं अंडे दिए हैं और बहुत तैयारी से है उनको बचाने की, कोई सांप पेड़ पे चढ़ रहा है, उन अंडों को खाने की तैयारी में लगा है, और वो सांप खा के भी निकलने के फिराक में है, तब तक कोई नेवला या कोई और मोर या ऐसा कोई भी जीव वो उनको खाने की तैयारी में लगा है, तो कोई उनके पीछे लगा है, तो कोई उनके, सबके पीछे लगे हैं। और बाकी जानवरों में भी गुटबाजी है। अब जातिवाद और संप्रदायवाद उन तक नहीं पहुंचा है, ताकतवर वाले उसी समूह के गुट बना लेते हैं। जैसे बंदरों पे बहुत स्टडी हुई तो एक ताकतवर बंदर कुछ ताकतवर बंदरों को जुटाकर अपना एक ग्रुप बना लेता है। कमज़ोर जो अलग पड़ जाते हैं वो कई बार आउटकास्ट हो जाते हैं, जैसे हम समाज में भी कुछ लोगों को बाहर फेंक देते हैं, तो कुछ कमज़ोर बंदर बाहर पड़ जाते हैं, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। फिर अपनी संख्या बल बढ़ाकर वो ताकत वालों पर ताकत की आजमाइश भी करते हैं कि हो सकता है कि जीत हासिल हो जाए, कभी कभी हो भी जाती है। तो अगर कभी कभी जंगल में भी जाओ तो हैरानी होगी, कभी कोई बड़ा कमज़ोर सा बंदर बड़े ताकतवर बंदरों को लीड कर रहा है। आमतौर से ऐसा नहीं होता, आमतौर से ऐसा ही होता है कि वहाँ तो ताकत ही जीतती है। पहले के वक्त में जैसे जब हम लोग भी उसी फील्ड एक्टिविटी में थे, तो जिसके पास मसल पावर है, जो बड़ा योद्धा है, ताकतवर है, वही जीतता था। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर टेक्नोलॉजी में हमारा माइंड का जो पावर है वो ऐड हो गया है सब। तो अब डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स भी थोड़ी अलग लेवल पर चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी न किसी रूप में प्रकृति में विद्यमान नहीं है, वो है। हैरानी तो आपको ये होगी कि तमाम ऐसे गुरु जो इनके विरोध में बोलते रहे और उनके अनुयायियों या उनके प्रेमियों या उनके शिष्यों की अगर आप स्टडी करें तो उनमें तमाम ग्रुप बन गए हैं।
ऊंचा वाला, नीचा वाला, अच्छा वाला, कम अच्छा वाला, तमाम ग्रुप, वो अलग किस्म की जाति बन गई है। वो अलग किस्म का एक जो अलगाव का पूरा सिनेरियो है पैदा हो गया है। वहाँ अलग किस्म की पॉलिटिक्स पैदा हो गई हैं। यानी कि इंसान जैसे लगता है इनके बिना रह ही नहीं सकता। एक व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हम बिल्कुल कलरलेस कर देते हैं, कोई कास्ट नहीं, कोई नेशनैलिटी नहीं, कोई ऐसी भेदभाव लाने वाली फीलिंग नहीं। और धीरे धीरे उसी के बीच में तमाम पार्टीशन पैदा हो जाते हैं जिनके डेफिनेशन और टैग अलग अलग होते हैं। साम्यवाद जैसे नाम ही उसका है, कम्युनिज्म, उसने भी कोशिश करी कि चलो हम एक समता का वो पूरा प्रयोग करते हैं। उनके यहाँ भी सब पैदा हो गई चीज़ें, नेतृत्व वाला वर्ग अलग हो गया और उसमें भी विचारधारा और चिंतन के आधार पर कई पार्टियां अलग अलग चली गईं, क्योंकि अलग होना जैसे व्यक्ति की प्रवृत्ति में, और मुझे लगता है कि वो प्रवृत्ति रहेगी, इसलिए विचलित होने की ज़रूरत है। हम लोग अलगाव से ही विकसित हो रहे हैं, बिना अलगाव के विकास नहीं है। अब जैसे एक शरीर भी हमारा बनता है तो 2 सेल फिर वो टूटती हैं, 4 में मल्टीप्लाई होती हैं, 8 में मल्टीप्लाई होती हैं, वो टूटती चली जाती, विभाजित होती चली जाती, और फिर ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं उनसे हमारे ये शरीर बना। लेकिन ये बना किस चीज़ से है? ये पहले तो टूटने से बना है, डिवीजन से बना है, और उस टूटने में एक यूनिटी, यानी कि वो जो टूटता है वो कहीं जुड़ता भी है किसी अलग लेवल पर। तो अगर समाज को भी हम देखें जो बहुत टूटा टूटा सा है, वो कहीं से बहुत जुड़ा हुआ भी है। भारत को अगर देखें तो एक कितनी अजीब सी चीज़ है, और बहुत लंबे समय से, जब भारत गुलाम रहा तब से लेकर आज तक, कि जैसे एक राष्ट्र आम तौर से जहाँ पर उसकी परिकल्पना होती है कि सभी एक जैसा, एक मत, एक विचार, एक धारा, और भारत में तो अनगिनत धाराएं हैं, अनगिनत मत, मान्यताएं। यूँ देखें तो एक देश में छोटे छोटे बहुत सारे देश, जो कंट्रीज़ हैं, देशों की पॉकेट्स हैं, लेकिन फिर भी वो एक है, भारत एक है, और हमेशा से एक रहा। ऐसा नहीं जैसे पहले भी उसको एक कहते रहे कि भारत है। और यहाँ तक कि हैरान करने वाली बात है, जब प्राचीन आप राजाओं के ज़माने में भी चले जाएं तो सब राजे, जमींदार और तमाम तरह के जो ऐसे लोग थे, सब अलग अलग जगहों पर काबिज हैं, लेकिन कहते उसको एक आर्यावर्त ही थे, पूरा एक राष्ट्र है। यानी कि उस डिफरेंस को संभाल कर एक यूनिटी बनी हुई है। तो भारत तो उस ऑर्गेनिज्म का, उस ऑर्गेनिक यूनिटी का बड़ा एक जीवंत उदाहरण है। बाकी देशों में भी अलग अलग ढंग से है, लेकिन भारत में तो बहुत ही ज़्यादा है अपने देश में। तो अलगाव और विभाजन में कोई अड़चन नहीं है, पहली चीज़ तो ये, वो रहेगा। डिफरेंस तो हैं लोगों के अंदर, शरीर मन के डिफरेंस हैं, बुद्धि के डिफरेंस हैं, तमाम तरह, और वो नेचर ने दिए हैं, इसीलिए वो वैसे के वैसे हैं। अब क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स में नेचर ही एक क्लेवरनेस का एलिमेंट भी हमको दे देती है, वो भी एक आ गया है व्यक्ति के अंदर। वो भी उसने नहीं पैदा किया है। जो आप कहें कि भाई कुछ लोग क्लेवर हैं, आप चाह के भी कभी क्लेवर नहीं हो सकते। अगर आपको वो सॉफ्टवेयर उधर से ही डाउनलोड नहीं हो गया है आपके सिस्टम में, तो आप बहुत चालाक बनने की कोशिश करें तो आप कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। आपको लगेगा ये दुनिया ऐसे जीने लायक नहीं है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, और मैं इस जुल्मी समाजों की दुनिया में मैं भी कुछ फ़ाइट करूँगा। लेकिन आपका सॉफ्टवेयर फ़ाइट करने वाला नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर चालाकी वाला नहीं है, तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर बन के आए हैं, चालाकी वाले भी बन के आए हैं, रहने दो उनको वैसे ही। पॉलिटिशियन भी वैसे ही रहेंगे, पहले से चलते चले आए, आज भी चल रहे हैं, आगे भी वैसे ही रहेंगे, और ये व्हील ऐसे ही घूमता रहेगा। ये डुअलिटी बेस्ड वर्ल्ड है, द्वैत पर खड़ा हुआ। ये तो केवल
उन आइडियलिस्ट चिंतकों और गुरुओं की सोच है कि किसी दिन सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, मीठा मीठा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कड़वा कड़वा कहाँ जाएगा और खराब खराब कहाँ जाएगा? वो सब यहीं रहेगा। तो ये सोच बहुत आगे जाने वाली नहीं। जैसा है आप उसको रहने दीजिए और अपने रास्ते पे चलिए। अपनी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव अगर वो चीज़ें हैं तो उनको करिए। अब ये बात भी बोलना देखिए कितना ट्रिकी है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ तो पहली बार बोलूँगा। अनादिकाल से चिंतक और मास्टर्स बोलते रहे कंस्ट्रक्टिव काम करो, तो फिर भी लोग डिस्ट्रक्टिव करते हैं। जिनको समझाया गया कंस्ट्रक्टिव करो वही किसी न किसी मौके पे डिस्ट्रक्टिव काम कर बैठते हैं। तो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, सर्जन और विध्वंस, ये सब व्यक्ति के अंदर है और इस द्वैत की टकराहट से ही ये ज़िंदगी चलती रहेगी। ये एक हैपनिंग है और ये हैपनिंग ऐसे ही रहेगी, न इसमें कोई मीनिंग है न इसमें कोई पर्पज़ है, ऐसे ही है।